तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था, खास टॉपिक्स आपके लिए चल रहे हैं और खास क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं और आप इनका दमदार तरीके से फायदा उठाएंगे। और ये जो मैं आज कराने वाला हूं ये आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई। तो आप सभी छात्र इन सवालों को छोड़ना मत और डिट्टो तरीके से इन सवालों को पॉज कर करके बनाओ आराम से, ठीक है। और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो, मतलब इसमें रेटिंग दे दिया करो प्यारी प्यारी, क्योंकि कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है, हम मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। आप यहां पर अपना 5 स्टार दो यार, मजा आएगा, आप भी खा लेना हम भी खा लेंगे। और हमारे नए बैचेस भी आ गए हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। ऑफर बस खत्म होने वाला है मेरे भाई, फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है मेरे दोस्त। नए बैचेस प्राइम बैचेस है, 200 दिन का चैलेंज है। मैंने इस बार कोर्स नहीं लेकर आया, मैं सिलेक्शन का सिस्टम लेकर आया हूं, और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे साथ पढ़िए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। बिगनर्स भी इसको ले सकते हैं भाई, बच्चों में डाउट है, ठीक है। आप रेलवे कंप्लीट प्राइम बैच में सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलती हैं 999 में मात्र, और 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं। जो भी बैच अभी ले लोगे उस पर आपको ऐसा जिंदगी में दोबारा ऑफर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो लॉन्चिंग ऑफर है। आप 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा आपका, आप आनंद उठाइए, ठीक है मेरे भाई। अब क्या ही बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये ले रखा है मास्टरी, मैंने तो 100 डेज ले रखा है प्राइम में। तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूं। बैच कौन सा बेस्ट है? सारे ही अच्छे बैच हैं, बस नए बैच का फर्क है। ये नया बैच है, अभी आया है, वो ओल्ड बैच है, इसमें डिटेल फाउंडेशन है, सब कुछ है, बीओडी अवेलेबल है। आज पहले से दिन से पढ़ना है, सारा कंटेंट एक दिन में मिल जाएगा। 100 डेज टारगेट बैच है, इसमें सारा क्विक रिवीजन है, जेब में रख के 6 एग्जाम देने जा रहे हो साल भर में तो भी रिवाइज करके जा सकते हो। तो काम ऐसा किया हुआ है मेरे भाई। और प्राइम बैच ऐसा सुपीरियर बैच बनाऊंगा, 200 दिन का चैलेंज है भाई, कुछ नया आपको भी मिलेगा और कुछ नया मैं भी करूंगा आपके लिए। तो सब कुछ अच्छा है, आप जो लेकर तैयारी शुरू करो वो लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, और आप बस आप आनंद लीजिए और सवाल को अच्छे तरीके से बनाइए, हर एक चीज को, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, कुट जाओगे भाई साहब फ्री में, ठीक है ना मेरे दोस्त। और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल से करना शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल है, देखिए कि एक संख्या को साथ के साथ बनाना है। सारे सवालों को एक एक करके सारे सवाल बनाते चलेंगे कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है। अब 50% अगर आप बढ़ाते हो, 50% यानी कि 1/2, 2 से अगर आप 1 बढ़ाते हो तो 3 हो गया, ठीक है बॉस। 2 से अगर आप 1 बढ़ाते हो तो 3 हो गया, तो इतना प्राप्त होता है। यानी कि ये मैंने 3 बराबर आपका कर दिया 2490 रुपये के। एक रेशो की वैल्यू आ गई 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 830 रुपया। आपसे बोला जा रहा है कि वो संख्या क्या है। वो हमेशा संख्या जो मूल संख्या होती है वो यही होती है, 1660। तो 1660 आपकी कह सकते हैं, रुपए नहीं बोले तो संख्या लिख दीजिए इसको ना। तो एक संख्या है 1660, ठीक है, 1660। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाओ कि एक संख्या में 17% का इंक्रीमेंट कर दिया और 18% का डिक्रीमेंट। जब कभी भी इंक्रीमेंट आ जाए और डिक्रीमेंट आ जाए तो जो हमेशा परसेंटेज जो होंगे ना, अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो परसेंटेज आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद आ रहा है सर 35% का जो अंतर है वह 28 के बराबर है। आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी कर देता हूँ कि जब आप 35% के बारे में बात करते हैं तो 5% की वैल्यू तो आपको पता होती है 1/20 फ्रैक्शन में। इसी प्रकार 35% निकालने में क्या हर्ज है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 जो है वो 7 बार आता है, तो 7/20 हो गया। अब यहाँ अगर आप 7/20 लिख रहे हो परसेंटेज रेशो फ्रैक्शन में, तो 7 से काट दिया आपने 4 बार, तो 1 अनुपात की वैल्यू जो 80 आ रही है, हाँ जी, ये 1 अनुपात ही परसेंटेज में 100% कहलाता है। तो जो आपकी संख्या होगी वो होगी 80 आपकी संख्या हो जाएगी। अगला सवाल, किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना है। तो डायरेक्ट सोचिएगा, कोई संख्या अगर मैं 100 मान लेता हूँ, उस 100 का 5% निकाल लेता हूँ और उसका भी 2% निकाल लेता हूँ, तो ये उस संख्या, कौन सी संख्या, 100 का कितना होगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। एक एक लाइन बाई देखिए आप। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 10 से कट गया 1/10 बार, यानी कि ये नीचे आ गया 1/1000 और गुणा में है 100।
तो जवाब आ गया सर जी 0.1%। ऐसे करना है 0.1%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? तो 1/20 किसका? 1/30 का। तो जिसका आ जाए, बात को दोबारा से सुनिएगा कि जिसका वो नीचे आता है बस गुणा 100। अब आप नोटिस करेंगे कि 1/20 यहाँ आ गया और 30/1 हो जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा। तो जवाब कितना आ रहा है दोस्तों? 300/2 150% हो गया, 150% हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 150% आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि किसी संख्या का 60% मैंने ले लिया 60 और उसमें 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या यानी कि 100% प्राप्त होता है। वही संख्या का मतलब पता है क्या है? वही संख्या का मतलब ही 100% है। परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उसका मतलब है 100%। यानी कि यहाँ आप कह सकते हो कि 40% की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर है, 20% की जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है। हमें 60% की वैल्यू चाहिए तो ऐसे कैलकुलेट करिए, 180 आंसर आ जाएगा आपका। तो जवाब आपको 180 देना है, जवाब आपका 180 होगा। और कैलकुलेशन ऐसी करनी है, जहाँ भी आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, वरना आपको बहुत ही आसान तरीका समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही तरीके अपनाने पड़ेंगे पेपर में। जैसे 60% 120 जोड़ा जाता है तो वही संख्या क्या मतलब? लिखेगा थोड़ी 100% हो जाती है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि वही संख्या मतलब अपने आप में 100% होता है। भाई कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, वही 100% है ये। तो 40% इसके बराबर है, 60% निकालना है, 2 से काटा, 20% 60, 60% 180। अगला सवाल, k का 35% 15 के 3600% से 15 कम है। तो 35%, फिर मैंने वही वाली बात बोली कि k का 35% 3600 के 15% से 15 कम है, यही तो बात है। हाँ यही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब कैलकुलेशन देखिए, अगर मैं इसको 18 लिख दूं तो मैं इसको 30 लिख दूं तो 540 में से 15 गया तो 525, 7 7 49, 7 पंजे 35, के की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 1500। के की वैल्यू निकल कर आ गई 1500, के की वैल्यू निकल कर आ गई है 1500। सर यहाँ 15%, ये कैसे कर दिया आपने? देखो दोस्तों, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि 3600% ऑफ 15 लिखा हुआ है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 3600 का 15%? बोलिए हाँ या ना जी, बिल्कुल लिख सकते हो। ये गणित का नियम है कि जब गुणा में होता है तो आप किसी को कहीं भी खिसका सकते हो, कहीं भी खिसका सकते हो। ठीक है, अगला सेम सवाल देखिए, आगे भी आया हुआ है। के का 25%, तो 25% 1/4 होता है। अब देखो 25 का 1200% है, 1200 का 25%, तो अब कितना आसान हो गया। देखो 1200 का 25% यानी कि 1/4 से 10 कम, तो k/4 290, तो k बराबर 1160। x का 75%, ये भी उसी तरह का सवाल है। 1500 के 15% से 15 कम है, समझ गए क्या? तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 15 225 में से 15 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x/4, 225 में से 15 चले गए तो 210, तो x बराबर 3x/4, 210, 3 से कट गया कितनी बार? 70 बार, x की वैल्यू आ गई 280। 7 के साथ बनाते चलो और वो स्पीड मेंटेन करते चलो जो कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में चल रही है आपके लिए। एक एक चीज कर रहा हूं भाई, देखो मैंने ये जानबूझकर लिखा है, और क्या 75/100 लिखना बेवकूफ़ी है ना भाई। अब इतना तो समझदार आपको बनना पड़ेगा कि 75% 3/4 होता है। 1500 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो, 225 में से 15 गया 210, 3 से काटा 7 बार, 7 चौके 28 आंसर आया। अगला सवाल आपके सामने,
करिए, बढ़िया सवाल है। एक एक लाइन पढ़ते हैं बारीकी से। पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष 20% की कमी आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ इतने लड़के थे पिछले साल और इस बार 20% की कमी आ गई। 20% की कमी आने का मतलब ये रह गए बच्चे, या यूँ कहूँ 610 का 80%। सॉल्व कर रहा हूँ, 488 रह गए। पिछले साल ये थे, इस साल इतने हैं। इस साल में स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। तो ये तो इस साल लड़के हैं और इन्हीं लड़कों की संख्या का 175% लड़कियां हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने यही बोला है। आप क्यों नहीं कर सकते हो ऐसे? मुझे बता दो कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना है। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से प्यार से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 84 और 1 85, 854। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? ये लड़कियों की संख्या कितनी है? 854, 854। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। वाई की कितनी है? 5। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। एक्स की आय वाई की आय से इतना अधिक है। वाई की आय जेड की आय से 40% होता है, 2/5। अब क्या बोला जा रहा है सर? एक्स और जेड का कंपैरिजन। यहाँ 5 से गुणा करिए, यहाँ 7 से गुणा करिए। एक्स हो गया 56, वाई हो गया 35, जेड हो गया 25। एक्स की आय जेड की आय से कितना अधिक है? सर ये जो अधिक है ना, ये है सर 31 ज़्यादा है, 25 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, गुणा 100। 31 गुणा 4, जिनका भी राइट आंसर 124% आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। 124%। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला करो। पी की आय का 20% क्यू की आय से 10% के बराबर है। पी की आय का 20% क्यू की आय के 10% के बराबर है। तो पी और क्यू का जो रेशो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। क्यू की आय का 10% आर की आय के 20% के बराबर है। तो क्यू और आर का जो रेशो है वो 2:1 है। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि P का अनुपात 1 आ रहा है, Q का अनुपात 2 आ रहा है और R का अनुपात 1 आ रहा है। R बराबर अगर 13,000 है तो P Q R की कुल आय कितनी है? 4 रेशो। तो 13,000 गुणा 4, 52,000, 52,000, 52,000। अगला सवाल देखिए, करो जल्दी करो। प्रथम वर्ष के दौरान एक स्कूल की कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। दूसरे साल में कमी आ गई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा भाई। कक्षा 10 में इतना है और 12% की वृद्धि हो जाती है पहले साल और दूसरे साल में 9% की कमी हो जाती है। तो भैया इतना हो जाता है 1274। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या देखा, अब काटा पीटी करनी पड़ेगी। 13 से काटा मैंने 7 बार, 13 नम्मा 117, 13 अट्ठे 104, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 1250।
विद्यार्थियों की संख्या 1250। बढ़िया सवाल है, सक्सेसिव लगाओ, आंसर दो, मस्त, कोई टेंशन नहीं। अगला, 30,000 रुपये को क्रमिक रूप से इतना इतना % बढ़ाया जाता है तो क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्या, अगर 30,000 रुपये को बढ़ा रहा है तो कुल प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, तो मैं इस डेटा का यूज़ ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे से परसेंटेज दिया हुआ है और मुझे परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा है तो बस, तो क्या, बस 10 प्लस का 20 प्लस का 10 गुणा 20/100, तो जवाब निकल कर आ रहा है 32। और 32 प्लस का 30 प्लस 32 इंटू 30/100, तो ये हो रहा है सर जी 62, 9.6, 71.6। सक्सेसिव लगा देना है 2 बार, सक्सेसिव लगा देना है 2 बार। क्लियर? चलिए, जनवरी में अरुण के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। नवंबर के महीने में उसके वेतन में फिर से वृद्धि हो गई, तो कुल वृद्धि कितनी है? क्या लगाओगे? वही सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? अच्छी परसेंटेज है तो डायरेक्टली लगा सकते हो ना। तो सर 55 प्लस 7 62। अगला, एक बेलन का लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 30% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 224% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन क्या होगा? देखो, आयतन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² h के। बेलन में कांस्टेंट तो गया, r 2 बार है तो 30% की कमी यानी कि 10 से 7, 10 से 7, तो 2 बार हो गया। ठीक है, ऊंचाई बढ़ गई यानी कि 224 बढ़ गई यानी कि 100 से 324। तो ये कितना हुआ भाई? 324 गुणा 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 ती 21 और 1 22, 7 8 56, 7 6 42 और 5 47, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 15876, 5876 बटे 10,000, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में ही तो हुआ है वृद्धि, तो बस यही निकालना है और निकटतम मान देना है। तो मेरे हिसाब से 59% आंसर होगा, ना कि 58। तो क्वेश्चन में देखो 58 भी दे रखा है, 59 भी दे रखा है कि बच्चा फंस जाए कैसे भी करके। तो एग्जामिनर चाहता देखो वही है कि आप लोग बस गलत कर दो, और आपन लोग गलत होने देंगे नहीं, है ना, समझे क्या? हाँ, चलिए। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं। अब 55% जनसंख्या महिला है, फीमेल, तो मेल कितने? 45%। 5 से काट दिया मैंने 9 बार और 5 से काट दिया मैंने 11 बार। 80% पुरुष साक्षर हैं, कुल साक्षरता इतनी है, तो देखो 80% पुरुष साक्षर हैं, कुल साक्षरता इतनी है, तो महिलाएं बताओ। देखिए ये आ रहा है 22, तो 11 अगर 22 के बराबर है तो 9 आपका 18 के बराबर होगा। ये अगर इससे ज़्यादा है तो ये इससे कम होगा, यानी कि 40% साक्षरता हो जाएगी बस। क्यों? 58 में से 18 घटेगा, तो जो महिलाओं की साक्षरता है वो 40% ही है, 40% ही है। ठीक है, क्लियर? 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके योगफल का 56% है। तो ऐसा होता है, देखो इसमें उनके अंक उनके योगफल का 56% है। मान लो 56% को मैंने जस्टिफाई कर दिया 56/100, तो इसका सरल अनुपात बनाओ। तो मैंने काटा इसको 4 से 14 बार और 4 से मैंने काटा इसको 25 बार। तो मैं आपसे कहता हूँ 2 छात्र में कोई ये छात्र है, पहला छात्र,
और ये दोनों के मार्क हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक के 14 हैं तो दूसरे के अपने आप ही 11 हो जाएंगे, तभी तो 25 बनेगा, और एक के 14 हैं ही। तो इन दोनों का जो अंतर है 3 अनुपात का, वो अंतर आपको 9 अंक दे रखा है। वो दे रखा ना ये कि भाई एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, एक बराबर हो गया 3 अंक। अब लो खेल खत्म। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, इसके 42 होंगे, उसके 33 होंगे। तो कुल मिलाकर खेल खिलाड़ियों का है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो। ईंधन का मूल्य 3 क्रमिक महीनों में 30%, 40% और 30% कम हो जाता है, कम, लेकिन चौथे महीने बढ़ जाता है। तो मूल मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? क्या करोगे भाई? तुमसे दिक्कत हो रही है, सिंपल तरीका बताते हैं। x 30% की कमी 70%, 40% की कमी 60%, 30% की कमी 70% और 50% की वृद्धि 150%। कोई दिक्कत? बस आंख बंद करके गुणा करवा देता हूँ। लो 15 6 की 90, 7 7 49, ये लो आंसर आ गया। 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44.1%। ये क्या है? ये भैया बचा हुआ मामला है। कमी कितनी आई फिर? कमी कितनी आई? 55.9। आप पॉइंट समझिए। जो काम आप अगर फॉर्मूला लगा रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप फंस गए ना। जरूरत क्या थी? जरूरत थी एक सही अप्रोच पकड़ में आने की। 44.1% ये अपने पास इस टाइम बच गया है। तो पहले 100 था, इतना बच गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 9 वाला। अगला सवाल देखेंगे। राहुल अपना मासिक वेतन इस प्रकार बचाता है कि वह 12,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, जो उसके वेतन का 15% है। अब यहां से बात पकड़ में आ गई मेरे को कि भैया जो म्यूचुअल फंड का वेतन का जो 15% है वो 12,000 के बराबर है। यानी कि अगर मैं 100% की बात करूं तो मुझे उसका वेतन समझ में आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से 80,000 रुपये होगा। हाँ सही है। अब बोला क्या जा रहा है? अब 15% खर्चा करवा दिया, 12,000 तो खर्चा हो ही गया। अब बचा कितना? अब 80 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 68,000। शेष धनराशि में से 25% बच्चों की शिक्षा पॉलिसी पर, यानी कि 17,000 शिक्षा पॉलिसी पर चला गया। और उसके बाद बची हुई धनराशि यानी कि 51,000 में से वे 10% स्वास्थ्य बीमा पर, यानी कि 5100 रुपया। तो उसकी कुल बचत कितनी है? कुल बचत बता दो भाई। तो भाई ऐसा है, 51,000 में से 51,000 में से 5100 और चले गए। पैंतालीस 900, 46 और 5 51। और कोई खर्चा पानी? और कोई खर्चा पानी तो नहीं हुआ? और कोई खर्चा पानी दिख रहा है? इसमें ये खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, 5100 रुपये ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये तो बचे, ये तो पैसे बच गए। और टोटल इनकम कितनी थी? 80,000। तो खर्चा कितना हो गया? उसकी कुल मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो अपना खर्चा हो गया ना, तो बचत हो जाएगी 34,100। अच्छा, ये क्लियर हुआ क्या? डाउट तो नहीं है ना? डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? 80,000 रुपये था, 12,000 म्यूचुअल फंड में, 68,000 बचे। ये खर्चे निकाले हैं मैंने। तो उसके बाद में जो मेरे पास यहाँ पर बचेगा वो यही। कोई गड़बड़ है क्या? ठीक है, एक बार और चेक करना चाहूँगा मैं इसको।
एक बार मैं और देखना चाहूँगा, कुछ मेरे को थोड़ा सा इसमें वैसा लग रहा है। ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन कहना क्या चाह रहा है ये समझ में थोड़ा देखते हैं। राहुल अपनी मासिक वेतन इस प्रकार बचाता है। अच्छा, बचाता है, ओके ओके, अब ठीक है। राहुल अपना मासिक वेतन इस प्रकार बचाता है कि 12,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। गड़बड़ है क्या? 12,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और जो उसके वेतन का 15% है, तो यहाँ पर 15% जो है, अब क्वेश्चन को समझना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा अब ये क्वेश्चन और। तो 100% की वैल्यू 80,000, तो यानी कि उसका जो वेतन है वो 80,000 हो गया। ठीक है, अभी सुनना दोस्तों, 12,000 तो उसने बचा लिए म्यूचुअल फंड में। ये ना शेष धनराशि में से 25% बच्चों की शिक्षा पॉलिसी में लगाता है, तो ये बचत है वो, ये जितनी भी हम निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं, तो बचा कितना हमारे पास 68,000, तो 68,000 का 25% 17,000 किस में लगा दिया? शिक्षा पॉलिसी में। बचा कितना? 51,000। ठीक है भाई, ऐसे करना है क्वेश्चन। और 51,000 का 10% स्वास्थ्य बीमा पर, 5100 रुपया बीमा पर, ये इसका आंसर है, सही आंसर। तरीका यही है इसका, ये ऐसे बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब लैंग्वेज सही लग रही है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, आप लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो? ये ऐसे ऐसे बचाता है वो, तो सारा जो पैसा है ना वो ऐसे जोड़ना है, बचत का। अभी ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है, मतलब उसका घर का जो रेंट जाता है उसके ऊपर खर्च करता है, और वह हर महीने है ना जो भी परिवहन पर होता है इतने रुपए किराने पर खर्च करता है और उतना रुपए बचा लेता है। ठीक है, समझना भाई, मजा आएगा। देखो, 653 रुपये, 6229 रुपये और 446, ये भी चलो मैंने लिख ही लिए। आप में से किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? भाई मैंने जो ये टुकड़ा टुकड़ा खर्चा था वो सब लिख लिया, जोड़ दिया आपके सामने। कितना बचा भाई? 15 और 3 18, 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 6 13, 7328, जो कि किसके बराबर है? तो 25% घर के किराए पर खर्च करता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 25% के बराबर है, क्योंकि ये बचा हुआ पैसा है जो ऐसे खर्च कर रहा है। यानी कि अगर 100% की आप बात करोगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 तिया 12 और 1 13, 28 और 1 29, 29,312। ये क्वेश्चन में दम है। अगला सवाल एक बार करके दिखाओ, देख लो, ये बढ़िया सवाल हैं परसेंटेज के, और ये लेटेस्ट सवाल हैं सारे। एक आदमी अपने वेतन का इतना % अपने घर के किराए पर खर्च करता है, वह इतना वाहन पर, किराने पर, और वही शेष बचाता है। तो सेम वही है, 24%। जो अन्य 24% है वो कैसे कैसे हो रहे हैं? 813 1, 2508 1 और 687 1। दस और 8 18, 9 और 5 14, 9 और 11 20, 4008, यानी कि 24% बराबर हो गया भैया 4008। 8 या 24, 8 पंजे 40, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 16,700।
मैं पूरी कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूँ। देखिए ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है 2025 में, ठीक है। आइए, पहले साल के दौरान एक गांव में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इनमें 5% की गिरावट आई, दूसरे साल के अंत में जनसंख्या ये है। तो पहले ऐसे थी 5% की वृद्धि, 5% की गिरावट, और अब ऐसी हो गई 19 दूनी 38, 9, 19 95, 3, 19 दूनी 38, 21 से कम 21 बचे 4, 21 दूनी 42, 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 96,000। ठीक है, अरे 48,000 आएगी ना। 48,000। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से होने से हो गई। मतलब हैजा से के होने पर दहशत फैल गई। बताओ, इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव भी छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर अब इतनी रह गई। माना जनसंख्या x थी, 10% की मृत्यु हो गई 90, और 25% ने वैसे ही छोड़ दिया, यानी कि 75%। यही लोग हैं जो बचे हैं। तो घटकर जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4050। 9 चौके 36, 9 पड़म 45, 5 से काटा मैंने 3/4 भी लिख सकते हो। 5 से काटा मैंने कितनी बार? 15 बार। 5 से काटा मैंने इनको 90 बार। 6। तो x की वैल्यू निकल कर आ रही है 6000। शुरुआत में 6000 था। केशव को पहले साल में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे साल में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ में उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है। तो 2 साल पहले कितनी थी? ये भी सक्सेसिव है, ये भी सक्सेसिव केस है। क्या करना है? 4% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, और वर्तमान बिक्री है 1,56,000। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 120 से कट गया कितनी बार? 100 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1,25,000। 1,25,000। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। बहुत शानदार सवाल है। 25 प्रति हजार, इसका मतलब है 2.5%। पता है आपको? 25% नहीं है। यही सबसे खास बात है, सबसे खास बात है। और वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पूर्व कितनी होगी? ऐसा है 1/40 होता है, 41/40 और 41/40, और ये बराबर है 8405 के। और 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 1681 से मुझे लगता है 5 बार ही जा रहा है। दिखता है यार, देखना एक बार। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 16 पंजे 80। हाँ बिल्कुल जा रहा है भाई, बधाई हो आपको। ये चला गया 50 बार। बस x की वैल्यू आ गई 80,000। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बशर्ते कि तबीयत से करो इसको। आप मेहनत करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, सब आसान है, और ऐसे ही पेपर निकल जाते हैं। फिर बस लगे रहो। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लगे रहना। देखिए भाई, वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी,
दो लगातार दशकों में, यानी कि हर 10 साल की बात हो रही है, इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है। 1941 में कितनी होगी, यानी कि 20 साल हो गए, 10-10 साल का है, तो 3,47,900 और 50% की वृद्धि, यानी कि 3/2 और 3/2। बस हो गया मेरा काम। तो लो, अब मेरे लिए क्या बचा, कुछ नहीं है, 9 का गुणा कर दो। मैंने किया, 9 9 81, 9 7 63 और 8 71, 9 चौके 36 और 7 43, 9 तिया 27 और 4 31, 4 7 28, बचे 3, 4 8 32, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 7 28, बचे 3 75, 78 27 75। अगला, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 18 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 साल तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है। अरे वाह, गजब सवाल है भाई। पहले इसका लॉजिक समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सवाल है। अब यूं तो नहीं होगा, यूं ही हो जाए। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 18 तक 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो गई। 2016, 17, 18, ए जो है वो 2016 की जनसंख्या है, 6% की वृद्धि हो गई, यानी कि 106/100, 106/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2018 में 50,000 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और बी 2020 में जनसंख्या है 19 और 20, तो यहाँ थोड़ी लंबी जर्नी है। हाँ, क्योंकि ये 2018 की बात है। और अब मैं बी की बात करूं तो बी कितना हो जाएगा, इस 50,000 का 106/100 और 106/100। अगर कोई को दिक्कत हो तो बोलो। तो सर ये बी हो गया इसका मतलब, हाँ। और ए कितना है फिर अपना, ए है दोस्तों 50,000 का 100/106 और 100/106। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इस 50,000 कॉमन ले लिया मैंने, है क्या नहीं। क्वेश्चन में देखो यहां दम बनता है बस। ये हो गया सर कितना, 112,36 40 माइनस 10,000/112,36। ये बात है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन में बात है, इसलिए क्वेश्चन टफ है। हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है वो तो आपके सामने रख दी हमने। ये लो भैया, ये जवाब है इसका। लेकिन अब जो जुगाड़ हो सकता है वो देख लो आप, बस की क्या है तुम्हारे। वैसे अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, आ तो जाएगा 10,000/112,36। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, 0.88 या 0.89।
तो 50,000 1.1236, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, तो आप क्या कर सकते हो 1.12 और 0.89, देखना कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा सर 11 और 12, 50,000 इंटू 23, 115, 11,000 के आसपास आंसर ये होगा अप्रोक्सीमेशन से। हाँ, जिनका 16,000 आ रहा है वो गलत है बेटा, समझ लेना, आंसर इसका यही आएगा। और मैंने सबसे अच्छे मेथड से किया है, ये बुरा मेथड नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, 11,000 के आसपास आंसर है इसका, और ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, और हाँ, क्योंकि डाउट हो सकता है, डाउट में कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका है, और मैं अभी खुला कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ कि मैं ऐसे लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, ये मैंने बाद में देखा है हालांकि। ठीक है, अपन को मस्त कोई मतलब, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ? एक बच्चा कह रहा है, विक्की कह रहा है सर शॉर्टकट। विक्की देखो, शॉर्टकट बनाना पड़ता है। अब तुम्हारे अंदर वो शॉर्टकट की समझदारी अगर आ जाए ना, तो मुझे इतना समझाना ही ना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ चलो तुम्हें समझाने की, शॉर्टकट होता क्या है वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 इन सालों की बात हो रही है ना, ईयर्स की। ठीक है, 16 से लेकर 20 तक। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए, देखो इनको बॉक्स में डाल देता हूँ। ये आपके सन है, ईयर है, इनके बीच में ईयर कितने हो रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ 4 साल की ही बात होगी, मतलब 4 साल का ही यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। एक चीज़ और बता रखी है कि 2018 में 50,000 है, तो यहाँ एक चीज़ ये दे रखी है दोस्तों कि 50,000 यहाँ है। तो अब आप ये समझ गए होंगे, अच्छा 50,000 बीच का डेटा दे दिया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 2016 का डेटा ए निकालना है अपन को, और 2020 का डेटा बी है। अच्छा, फ्लो ग्राफ समझ में आ रहा है? फ्लो ग्राफ समझ में आ रहा है? पहले फ्लो ग्राफ समझ लो। सबके लिए 6% की दर है, 6% की दर। पहले फ्लो ग्राफ समझ लो, पहले फ्लो ग्राफ है एक तरीके से। ये क्वेश्चन का फ्लो ग्राफ क्या कहता है? 2016 से 20 तक का डेटा है, बी 2020 में है, और ए जो है वो 2016 में है। यही तो बात कर रहा हूं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा यहां तक फ्लो ग्राफ। अब जब फ्लो ग्राफ समझ में आ गया, 50,000 यहां दे रखा है, तो यही 50,000 से ये निकालो और यही 50,000 से ये निकालो। रेट आपको दी हुई है, ये क्वेश्चन है बस, ये क्वेश्चन है बस। यानी कि अगर 50,000 यहां है और 6% की वृद्धि हो रही है, तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने भी किया, लेकिन मैं थोड़ा तसल्ली बैठ के रखा कि भाई 50,000, इसको मैंने लिख दिया 112/36 बटे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सक्सेसिव लग गया इसमें। अब ये निकालना है तो ये यहां से ही तो लोगे 106/100, 106/100 ये इस साल के लिए, ये इस साल के लिए, और ये 50,000 के बराबर करोगे तो ए कितना हो जाएगा? अच्छा, ए के लिए ये 50,000 गुणा 100, 10,000 बटे 112/36, यही तो मैंने किया था। देखो ना, मैं कहाँ दिखाऊं, मिटा दिया। बी बड़ा है, इसमें से ये घटाना है, तो बस 50,000 फिर कॉमन आ गया बाहर। अब जब कॉमन आया तो वो तो मुझे पता लग गया कि 1.1236 है, और ये लमसम आ गया था 0.8889। इसका जो डिफरेंस आया उससे अपना 11,000 के आसपास आंसर आ रहा है, 11,680 के आसपास। ये ऑप्शन ये करा है मैंने, कैलकुलेशन पूरी भी कर सकते हो। हाँ। अगला सवाल देखिए, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, हर साल 25% की दर से बढ़ रही है, 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व।
बहुत 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 शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व, जब कभी भी पूर्व की बात आ जाए, पूर्व का मतलब होता है एगो, ऐसी चीज बताऊंगा मजा आ जाएगा। 25% की दर है, 4 से 5, 4 से 5, 3 साल की बात है ना। 2 साल और 3 साल में पूछा है डंडा, एलओसी एलओसी, 4 चौके 16, पचम 25, 4 चौके 16 चौके 64, 125। अभी रुक जाइए, शांति रखिए। अब देखते हैं, जादू दिखाता हूं, जादू। सर 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व का अंतर पूछा है, इनका अंतर पूछा है ना, तो इसको सेम कर दो, इसको सेम कर दो, कर दिया सेम। बस 80 और 64 का जो अंतर है वो पूछा है, यानी कि 16 रेशो की वैल्यू पूछी है, ये आपका आंसर होगा 16 रेशो। अब वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो ये 125 के बराबर होगी, तो यहां से वो 1 रेशो की वैल्यू निकालने के काम आएगा, तो जो कि कितनी है 1,40,000। 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 14 × 80, 14 अट्ठे 112, ये 1 रेशो की वैल्यू आ गई है। तो 16 रेशो की वैल्यू 112 गुणा 16, 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 17 920। आगे से कभी गलत कर दिया ना तो फिर देख लेना, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करना है अब आपको, क्योंकि ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला मैंने, पूर्व की बात होती है, एगो होता है, तो आपको जो प्रेजेंट है वो बराबर करना पड़ता है और इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। भाई इसको तो बराबर कर ही नहीं सकते ना, जब पूर्व की बात हो जाएगी तो फिर डिफरेंस क्या खाक निकालोगे? अगर डिफरेंस निकालना है आपको पहले वालों का, तो आपको फाइनल वाला बराबर करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस पैदा होगा। अगला करो, इसी तरह का सवाल है। देखो 25% यानी कि 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5। एलओसी डाल दी, एलओसी डाल दी, 16, 25, 64, 125। 2 साल पूर्व 3 साल पूर्व, इसको बराबर करना है, बराबर कर दें। 80 और 64 का फर्क आ रहा है, 16 ही आंसर आएगा, 16 रेशो। यहां 125 किसके बराबर होगा? 1,80,000 में। 1 रेशो की वैल्यू 18, 8, 18 अट्ठे 144। 16 का गुणा कर दो तो 4 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन है, 4 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन है। कितना जल्दी कर दिया बताओ? इतना जल्दी होता है, आप बस प्रैक्टिस करके चलो ना, ऐसे ही जल्दी होता है। इसी को ही कंसेप्ट बोलते हैं, इसी को ही ट्रिक बोलते हैं। अब कोई अड़ तो जाए तुमसे, कौन अड़ेगा? क्वेश्चन 1 नंबर है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। अगला सवाल देखिए आप, सुधा का व्यय, सुधा का जो खर्चा है ना, उसकी बचत से 125% ज्यादा है। सुधा का जो खर्चा उसकी बचत से 125%, 125% पता है कितना होता है? 5/4। तो बचत अगर 4 है तो ये 9 हो जाएगा। तो इनकम कितनी है? 13। तो उसका व्यय 6% कम हो जाता है और बचत इतनी बढ़ जाती है, ये प्लस में। तो आय में क्या होगा? सिंपल निकालना डायरेक्ट। चार पंजे 20, 36 और 2 38, 12 और 3 15, 158 आ गया। माइनस का 54, 13x। तो 13x बराबर 104, x बराबर 8%।
डायरेक्ट मेथड से कर दिया ये, जैसे जैसे था गुणा कर दिया, बराबर कर दिया उसके। अगला सवाल देखिए, करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 20% अधिक बचाता है, तो व्यय में, देखो क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि ये तो चलो एक रेशो बनाने के काम आता है, पहला स्टेप। दूसरा, इसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है आय में, बचत में भी 20% की हो रही है, तो आपके खर्चे में भी 20% की वृद्धि होगी। जब डेटा दोनों तरफ सेम होता है तो तीसरी तरफ भी सेम ही रहता है, चेंज ही नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर बोला जाता कि यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 15% की वृद्धि हो रही है, तो भाई यहाँ पर भी 15% ही आता। फिर कॉमन सेंस है। स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, वही तरह का सवाल है। एक्सपेंडिचर उसकी बचत से 125% अधिक है, यानी कि 9:4, तो इनकम हो जाएगा 13। 9 कैसे आया, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था ना, वही तो है ये। अब सेम ही क्वेश्चन है क्या? बताओ यार, नहीं अलग है। व्यय में 6% की कमी और इसमें वृद्धि, तो क्या होगा देखो, 13x माइनस का 54, 26 दूनी 52, 53, 106 हो गया ये। 13x x बराबर 4%। ये बढ़िया यार, 4% आंसर आ जाएगा। देखो, एक वॉशिंग मशीन की लागत टीवी की लागत से इतना कम है। मैंने लिखा वॉशिंग मशीन, मैंने लिखा टीवी। टीवी अगर 5 का है तो वॉशिंग मशीन 1 की है, 40% कम। ये उसकी कॉस्टिंग है। वॉशिंग मशीन की लागत 81% बढ़ जाती है, टीवी इतना, तो खरीद कितने रहे हो आप? 5 वॉशिंग मशीन, ये आपकी क्वांटिटी है, और 4 टीवी, तो टोटल रेवेन्यू का रेशो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि ये आ गया 1:4। अब आगे बात करो। अब बोला जा रहा है कि टीवी की लागत 81% बढ़ जाती है, और सॉरी वॉशिंग मशीन की लागत, और टीवी की लागत 12% कम हो जाती है, तो कुल मिलाकर परिवर्तन क्या होगा? तो डायरेक्ट परिवर्तन निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 81 माइनस का 48, और केक कटेगी 4 और 1 5, सब में बटेगी भाई। 80 में से 47 गए तो 33 आया, और 33/5 हो जाता है 6.6%। क्या होगा भाई? इंक्रीमेंट ही होगा, प्लस में आ रहा है इसलिए इंक्रीमेंट। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा तरीका है ये। कम से कम 4 से 5 एग्जाम में रिपीट हो चुका है सेम सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर। अगला करके दिखाओ। देखो जूनियर इंजीनियर में भी आया हुआ है, अंतर बता दो सवाल में। लो, अंतर नहीं है बट डेटा चेंज है, मैं तो सामने रख रहा हूं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है, वही वाली बात है। वॉशिंग मशीन, टीवी, ये 4 और ये 1। वॉशिंग मशीन है, ये देखिए पहले संख्या देखो, 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी, तो कुल मिलाकर अनुपात आ रहा है 2:9। कट जाएगा ना 4 से। इसमें 82% की वृद्धि है और इसमें 16% की कमी है। (164 माइनस 144), ये बचा 20, और केक कटेगी तो 20 बटे 8।
वॉशिंग मशीन में तो 82% की वृद्धि हो गई, टीवी में 16% की कमी हो गई। 8 दूनी 16, 164 माइनस 144, और होने वाला परिवर्तन आपको निकालना है। 3 होगा सर, है? अच्छा, सॉरी। माय मिस्टेक। चार अनुपात 3, 82%, 16%, 328 माइनस 48, 280/7। क्या गड़बड़ है भाई, दोबारा करना पड़ेगा मेरे को भैया। कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत होने लगा है ना, तो दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से आ जाओ दोबारा। टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन की कीमत 25% कम है, तो टीवी की कीमत अगर 4 है तो 25% कम है, यानी कि 3। संख्या 8 तो वॉशिंग मशीन है और 9 टीवी हैं। 24 और 36, हाँ गड़बड़ कर रहे थे ना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब ठीक है, ये हो गया सर। 82 की वृद्धि हो रही है, गुणा करना है, और 16 की कमी। 164 माइनस 48, 14 में से 8 गया तो 6, 116/5। अब आया आंसर कुछ दमदार सा, 23.2। अगला करिए। अरे फिर से आया हुआ सवाल है, लो ये भी निपटा दो। चलो, टीवी की कीमत में 40% कम है, तो 40% होता है 2/5, 5 से 2 कम यानी कि 3। तो वॉशिंग मशीन टीवी 5 से 2 कम यानी कि 3। वॉशिंग मशीन में 64% की वृद्धि हो जाती है, टीवी में 20% की कमी हो जाती है। 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, माइनस का 100, 92% बचेगा और बटे 8 है। अभी रुक तो जाओ, है कितनी संख्या? 5 वॉशिंग मशीन है और 7 टीवी हैं। तो ये हो गया सर जी, 5 से 5 कट गया, 3:7। अब ठीक है, तो 64% यहाँ हो गया और 20% की कमी यहाँ हो गई। 4 तिया 3 चौके 12, 18 और 1 19, माइनस का 140, बचेगा कितना? 52/10। 10 कहाँ से आया? ये 3 और 7, 10, तो 5.2%। अगर अब भी कर रहे हो तो बात बढ़िया है भाई। नागेश राजा, बहुत बढ़िया नागेश, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट सवाल, उड़ीसा एसएससी में आया हुआ सवाल है, मेंस में। अशोक को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% मिला और वह 10 अंकों से फेल हो गया। मान लो उसको 30% मिला और 10 अंक मिल जाते तो अशोक पास हो जाता, बावला हो जाता पास होकर। और हरि जिसने वही परीक्षा दी, उसको कुल अंकों का 40% मिला, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे तो पासिंग मार्क्स से 15 अंक ज़्यादा आए हैं, तो उसके अगर 15 अंक कम आ जाते तो भी वो पास हो जाता। हाँ, क्योंकि उसके ज़्यादा थे ना, और 15 कम भी होते तो भी पास था। तो 10% बराबर किसके है? 25 अंक के। अभी सुनो, तो ये 10% की वैल्यू है, ये 25 नंबर। आपसे पूछा गया है कि पास होने वाले अंक कितने हैं, तो 30% में 10 जोड़ दो। तो अगर मैं 30% निकाल दूं यानी कि 75, और उसमें मैं 10 जोड़ दूं तो यानी कि 85। तो 85 नंबर ऐसे हैं जो पास करवाएंगे।
85 नंबर हैं जो पास करवाएंगे आपको। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मिला और 20% मत इनवैलिड थे, यानी कि 100% वोट थे जिसमें से 20% इनवैलिड हो गए तो 80% है, और कुल वैध मतों का 55% बता रहा है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो डायरेक्ट लेके चलो ना, तो 7500 है, उसमें 80% आपके वैलिड हैं और उसमें एक को 55 मिले, दूसरे को 45 मिले होंगे, तो जीतने वाले ने कितने मतों से बहुमत जीता, बहुमत कितने चुनाव से जीता। तो ऐसा है, सुनो, एक को 55 मिले हैं ना, दूसरे को 45, तो जीत हार का अंतर आएगा बहुमत के लिए यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग। 600 वोटों से चुनाव जीता है, बस मात्र 600 वोटों से चुनाव जीता है। हाँ, अरे यार तुम यार सब समझदार हो यार। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ये इतना याद हो गया और ये लेटेस्ट सवाल हो रहा है और ये पिछले 25 सालों से आ रहा है, जब से हम पैदा भी नहीं हुए हैं, जब हमने समझना शुरू किया, पैदा तो हो गए थे। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, और अभी भी आ रहा है, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। तो मान लियो मैं एक्स मतदाता एक्स हैं, 75% ने अपना मत डाला है, जिसमें से 98% आपके वैलिड वोट हैं। बोला क्या गया, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैलिड वोट का इतना है, तो वैलिड वोट का इतना है, वो एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, ये वैलिड वोट है, उसका 75% इतने के बराबर है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या कैलकुलेशन करनी, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, नौ एकम 9, 0 आएगा बीच में, 1029। अब बताओ, अब 7 से काटो 14 बार, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 21 अट्ठे 168। और ऐसे सवालों का तो आंसर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, बता नहीं सकता हूँ। दो उम्मीदवारों P और Q के बीच हुए एक चुनाव में P को कुल वैलिड वोट में से 78% वोट मिले। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतनी थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 15% इनवैलिड हो गए, तो Q को, अच्छा देखो, 7 लाख मतलब 75,56,000 कुछ भी मान लो आप, तो 10% ने अपने वोट नहीं डाले तो 90% वोट डले हैं, और उनमें से भी 15% इनवैलिड हो गए हैं, तो 85% वैलिड हो गए हैं। ठीक है, Q को प्राप्त वैलिड वोट, अगर P को 78% मिलते हैं तो Q को कितने मिलेंगे ये बता दो बस, 2 80 22%। तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर होगा। 2 9, 7 और 3 9, सही है। 2 3 6, 7 और 4 11 और 2, ये नहीं होगा। 8 और 3 11 और 8 19, 4 और 4 8, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 8 9 9, ये भी हो सकता है। तो 3 11 के मल्टीपल तो 3 3 4 4 आ रहे हैं। फिर उसके बाद 7 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, धुआंधार 8 का मल्टीपल, मैं कमी नहीं है मल्टीपलों की, है ना, बात समझ रहे हो। हाँ, लेकिन ये सोच के चलो कि डिजिट कितना आएगा, क्या ये डिजिट संभव है? ये संभव ही नहीं है भाई, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि जब आप ले ही पूरे बोट रहे हो लगभग, भाई अंतर तो ले नहीं रहे हो, तो 5 डिजिट का थोड़ी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का तो ये खुद है। कमाल की बात है, सी ऑप्शन ही आंसर है। हाँ, आया हुआ सवाल है, मैं खुद घर नहीं बना रहा हूँ इनको, मतलब करने वाला सवाल थोड़ी है,
हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। अगला करो। सात डिजिट का तो आपको अंतर वंतर पूछता तो दिक्कत नहीं होती, हाँ अंतर वंतर पूछता तो ठीक है, ये सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं हमें। चलो चलिए, 37 का 750 कैसे होगा भाई? नहीं होगा भाई। हाँ टोटल वोट है ना वो तो, टोटल वोट, फिर उसके बाद आपको लेने पड़ेंगे उसमें से कुल वैलिड वोट, क्योंकि 20% मत इनवैलिड भी तो थे मेरे भाई, 80% लेने पड़ेंगे, फिर उसका देखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। बहुत तगड़ा, अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा। देखिए और आराम से करेंगे अपन, टेंशन ही नहीं लेते सवालों की, ये सवाल आसानी से हो जाते हैं। देखो दिमाग लगाना पड़ता है बस। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है ना, मना करके नहीं डालेंगे हम। डाले गए मतों में से 10% मत इनवैलिड हो गए। क्या कर दिया भाई? इनवैलिड हो गए। डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए, चलो मान लिया। जबकि सभी वैलिड मत दोनों उम्मीदवारों में किसी में से एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड मतों का इतना मिला, अब यहां से केस शुरू होता है, किसी उम्मीदवार को अगर इतना मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का है, वैलिड वोट का। जल्दी बताओ दूसरे को कितना मिला होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर किसी को इतना मिला है या जीतने वाले को इतना मिला है वैलिड वोट का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो सर देखो ये हो गया अपना 25 625 40.625। अच्छा ये बता दो जीत हार का अंतर कितना आ गया? अरे वाह 18.75 आ गया। अच्छा 18.75 होता कितना है? 3/16 होता है फ्रैक्शन में। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ अब क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों की संख्या 16,000 ऑलरेडी दे रखी है आपको कि 16,000 लोग मतदान कर सकते हैं। उसमें से Y% ने करा ही नहीं है, तो Y% ने अगर करा नहीं है तो 100 में से Y घट गए, इतने लोगों ने किया है, और उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 90% वोट डले हैं। सही बात है, सही बात है। और 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया, यानी कि जीत हार का अंतर कितना है? 3/16 है, और वही किसके बराबर है? 2484 के। ये पूरी लाइन आपको समझ में आनी चाहिए बस। मेरा तो खेल खत्म यहाँ पर, मैंने तो समझा दिया, क्योंकि जीत हार का अंतर है, तो जीत हार का अंतर ले लूंगा। 3/16 जीत हार का अंतर है मेरे लिए, खेल खत्म। और देखो 16 से प्यार से चुपचाप से कट गया, देखो 1000 बार, और 3 जीरो से देखो फ्री में कट गई, देखो 3 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 1 जीरो। अब काट लूंगा 9 से, तो 9 दूनी 18 बचे 6, 9 7 63, 9 6 54, 3 से काट दूंगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 92 आ गया। 100 में से Y घटाऊंगा, 92 कब आएगा? Y होगा जब 8%। हाँ भाई मजा आ गया, आना ही था वो तो, क्यों नहीं आएगा मजा? मजा तो दिया ही गया है आपको। तो भैया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे आप, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे मिल जाती है। और रेटिंग भी करो यार, 5 स्टार कम से कम, चॉकलेट खा लेंगे फिर अपन। नए बैच आपके आ रहे हैं, 10 तारीख से शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आराम से मैं तो क्वेश्चन देता हूं, बच्चा सोच समझ के बढ़िया तरीके से ले हमारा, ठीक है। रेलवे प्राइम बैच नाम है उसका, जिसमें सारी सब्जेक्ट इतने में 1.5 साल की वैलिडिटी। अलग अलग लेना चाहते हो कॉम्बो ले सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी डाला है, मैथ का भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो भी ले लोगे यही ऑफर है, इससे बढ़िया दोबारा नहीं आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ऐसी अटेम्प्ट देना है इधर उधर भटक कर, या सिलेक्शन लेना है। ये ध्यान रखना, भीड़ पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे करना है। आपको अगर मेहनत में कोई कमी नजर आए तो बोल देना, हमारी तो नहीं छोड़ते हम कमी,
और इसी वजह से सिलेक्शन देते भी हैं लगातार। तो मैं 200 दिन देने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे साथ रेडी हैं तो तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर प्राइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन नहीं लगाना और कोई क्यूआर पे पेमेंट नहीं करना, अपने यूपीआई से पेमेंट करो, बढ़िया, ठीक है। फाउंडेशन लेना है तो वीओडी ले सकते हो, इनके लिए भी कूपन लगा हुआ है। टारगेट लेना टारगेट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको बता भी दिया है, शुरू में ही बता दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। जो आपको लेना है आपकी सहूलियत के लिए सारे बेस्ट हैं। ये वीओडी है, ये टारगेट है जल्दी रिवीजन के लिए, और ये प्राइम बैच है जो नया है, जिसमें थ्योरी व्योरी सब होगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो लीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ।